हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। इस 3.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से बनेंगे। कहने का मतलब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है बेटा। एक चीज आप ध्यान रखोगे बेटा, अगर पेपर में अगर आपको मेथड का नाम मेंशन नहीं है तो आपको जो मेथड सबसे इजी लगती है आप उस मेथड से करेंगे। वैसे सबसे आसान मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। अगर हमारा पेपर में कुछ लिखा नहीं है तो आप एलिमिनेशन से करेंगे। अगर लिख के आ गया कि भाई सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर तो आपको जिस मेथड से आपको मेंशन कर रखा है उसी मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, करते हैं, करके देखते हैं। एक बार एक क्वेश्चन हम समझ करके देखते हैं कि शायद हम बना लेंगे आराम से। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। किसी एक की वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं, एक को हटा लेते हैं, मतलब एक की जगह पर दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर अगर 1 को देखें, इसी में एस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देगा नीचे, एस इज इक्वल टू अगर हम टी को शिफ्ट कर दोगे आप इधर तो 3 प्लस टी बन जाएगा। ये एस की 3 प्लस टी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। इसको सेकंड इक्वेशन नंबर डाल देना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो आप, छोड़ो। इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, आप पुट कर लेते हैं। पुटिंग मैं लिख देता हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन नंबर सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो s को रिप्लेस कर देंगे 3 प्लस टी से, डिवाइडेड, बाकी एज इट इज नोट कर देना क्वेश्चन को, प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा एलसीएम ले लो बेटा, इसका पूरे का एलसीएम ले लोगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। जब इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2 से 2 टी को मल्टीप्लाई करेंगे 2t, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3t इज इक्वल टू 6। ये वाले 6 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो 6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 5t आ रहा है, इज इक्वल टू 6 6 जा 36। इस वाले 6 को यहां शिफ्ट कर लेना, तो 5t इज इक्वल टू 36। ये पॉजिटिव का था बेटा, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बेटा देखो 5 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 5 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करने पर 30 आ रहा है ना बेटा, 30 अपॉन 5 ये वैल्यू t की आ रही है, t से इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 6 आ रहा है। t की 6 वैल्यू किसी भी इक्वेशन इसी में पुट कर लो ना यार, फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं। चलो आप पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे फर्स्ट में पुट करोगे s माइनस t की जगह 6 था इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। बोला था t की वैल्यू और s की वैल्यू निकालो, t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, s इज इक्वल टू 9 आ जाएगा बेटा। हो जाएगा बेटा। देखते हैं बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। बेटा वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये तो बोला ऊपर सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और क्वेश्चन ऐसा दे रहा है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि इसमें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये तो इनफिनिटी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाले ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो 1 मिनट के लिए आप चेक कर लेना, इसमें a1 अपॉन a2 चेक करके देखो। आपको पता ना a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले उसमें बताया था। ये देखो ये इस पहली वाली इक्वेशन को a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से अगर आप कंपेयर करोगे, a की प्लेस पर 3 आ रहा है तो 3 अपॉन यहां देखो a2 की प्लेस पर 9 आ रहा है। a1 और a2 है x के आगे लिखे हुए नंबर, सॉल्व करने पर ये 1 अपॉन 3 आ रहे हैं। ऐसे b1 अपॉन b2 भी कैलकुलेट करना, ये y के आगे लिखे हुए नंबर b1 और b1, पहली वाली इक्वेशन में y के आगे लिखा हुआ नंबर b1, दूसरी वाली में y के आगे लिखा हुआ b2 होता है। ये कैंसिल, तो ये भी 1/3 आ रहा है। c1 अपॉन c2 भी कैलकुलेट करना है, इक्वल टू के बाद जो नंबर लिखे हैं c1 c2 है, c1 की प्लेस पर यहाँ 3 दिखाई दे रहा है और दूसरे वाले में c2 की प्लेस पर 9 दिख रहा है। इससे इसको करेंगे तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3 सेम दिख रहे हैं। इतना ये वाली कंडीशन पे होल्ड कर लिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब भी ये कंडीशन होल्ड करती है तो द इक्वेशन हैज infinitely many solutions, अगर इक्वेशन में इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस हैं, वो इस वाली मेथड से तो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि इसके तो इनफिनिटी मैनी का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे होंगे।
हम तो यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन को ही जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसमें लिखोगे द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे पॉइंट का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना आपको बेटा, इसका पॉइंट रिमूव कर लो। देखो इस वाली इक्वेशन को कितने प्लेसेस में डेसिमल किया बेटा? 1 प्लेस। देखो अरेंजमेंट 1 इज मैक्सिमम 1 प्लेस है, अगर मैक्सिमम 1 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसमें भी मैक्सिमम 1 ही प्लेस है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन कन्वर्ट होकर के 2x बन जाएगी, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3y बन जाएगा, इज इक्वल टू ये 13 बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, अब इसको चाहो तो थर्ड डाल देना, मैंने क्योंकि चेंज कर दिया ना। ऐसे इसको देखोगे तो 4x बन जाएगा, प्लस ये वाला देखोगे तो 5y बन जाएगा, इज इक्वल टू 23 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी ये। भाई कुछ नहीं करना, आप सब्स्टिट्यूशन करने की बात कर रहे हैं ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन को सॉल्व कर देना। जैसे 4x x पर ही निकाल देते हैं, ये 5y को अगर यहां शिफ्ट कर दें तो 23, ये प्लस का था यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 5y। अब अगली बार आपको 4 को हटाना भी तो पड़ेगा यहां से। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 23 माइनस 5y। इक्वेशन नंबर आपके पास 5th बन जाएगी। अब आप वैल्यू को देखो, इस 5th इक्वेशन की से निकली हुई x की वैल्यू को आपने ये जो 5th इक्वेशन निकाली वो 4th वाले से निकाली है, तो थर्ड में रखेंगे। मैं लिख देता हूं यहां, पुटिंग x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4 इन इक्वेशन नंबर 3rd। आराम से करिएगा, आराम से चेक करते हुए करना। 2 था आपके पास, ब्रैकेट में ये वैल्यू को रख दोगे 23 माइनस 5y अपॉन 4 और जो है प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। कैलकुलेशन किया करना, ये 2 से क्या है 4 2 टाइम कैंसिल हो सकता है। ऐसा नहीं है 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब तक ये 2 इन सबके डिनोमिनेटर में नहीं आएगा तब तक आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अभी मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा कि कब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब साइड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लॉस को नहीं सीखेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से बना नहीं सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करने पर 23 माइनस 5y प्लस इसके डिनोमिनेटर में 1 था बेटा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6y इज इक्वल टू 13। इस वाले 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। इसमें देखो 23 अपनी प्लेस पर है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये y के टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या करते हैं बेटा? सबट्रैक्ट। लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1y को y लिखते हैं और साइन उसके आगे पॉजिटिव था इसलिए आप भी पॉजिटिव लगा देंगे। इज इक्वल टू 13 टू जा 26। अब ये 23 को यहां से यहां शिफ्ट कर देना, तो y इज इक्वल टू 26 माइनस 23, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3। y की 3 वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मुझे लगता है अगर आप समझने लगे हो ना तो ये वाली इक्वेशन में पुट करना जल्दी बन जाएगा। पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5, मैंने 5 नंबर इक्वेशन में पुट कर दिया। x इज इक्वल टू देखो 23 माइनस 5 इंटू 3 ऐसा है अपॉन 4, ऐसे है ना, आप चेक कर लेना। y इक्वल टू 3 आया था आपके पास, वो देखोगे 23 माइनस 5y अपॉन 3, तो इसी को सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 23 माइनस इसी में 5 3 जा 15 आता है अपॉन 4। 23 में 15 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा अपॉन 4। 4 से इसको 2 टाइम कैंसिल कर देंगे तो देयरफॉर x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। जब आप सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 आ रहा है। आपसे बोला था एलिमिनेशन से सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, तो मैंने सॉल्व भी करके दिखा दिया आपको। कितना आसान है, आप आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक लग रहा है आपको? ओके बेटा, आगे देखते हैं पार्ट नंबर 5 की बात चेक करते हैं। इसमें रूट लगाया मैं इसलिए कर रहा हूं, करने की जरूरत नहीं थी फिर भी कर रहा हूं। देखो इसको सेकंड वाले पार्ट से सॉल्व कर देते हैं। इसको यहां शिफ्ट कर लो बेटा, √3x इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 8y आ जाएगा। 0 के साथ किसी भी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है, समझ में आ रहा है? क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। नेगेटिव का था यहां जाएगा तो प्लस का होगा, 0 प्लस √8y तो √8y आ जाएगा। इसके √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8y अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 3rd डाल देते हैं। करते हैं जरा, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा। कर दो भैया, पुटिंग x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8y अपॉन स्क्वायर रूट 3 इन इक्वेशन नंबर 1st। आराम से करना बेटा, समझ करके। इसका ना √2 की प्लेस पर √2 लिखेंगे और साथ में x की प्लेस पर x की वैल्यू रख लोगे √8y अपॉन 3 रूट का,
और उसके बाद जो है प्लस का √3y इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना आपको। देखो इन दोनों में कोई चीज कॉमन आती हुई दिख रही है बेटा तुम्हें? इन दोनों में तुम्हें y कॉमन आता दिख रहा होगा। यहां भी y दिख रहा है, यहां भी y दिख रहा है। न्यूमरेटर का y कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा बेटा? √2 इंटू √8 अपॉन √3। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। प्लस √3 राइट है बेटा, इक्वल टू 0। कितना करेक्ट? आपको y की वैल्यू निकालनी ना। y के अलावा जितना भी टर्म है सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √8। मुझे इसका सॉल्व करना आता है बेटा? ये 16 होता है रूट का और पूरा आंसर आता है। करने की जरूरत नहीं, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? आप एज इट इज नोट कर लो ना, √3 और जो है प्लस का √3। आप जानते हो किसी भी वैल्यू को से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा भाई, 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, उसका आंसर कितना आता है बेटा? 0 आता है भाई। y इक्वल टू 0 आ जाएगा। y की 0 वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में तरफ पुट कर लो, जरा लिख देता हूं यहां पर। पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। आराम से रखना, थर्ड वाली इक्वेशन में क्या है भैया? x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू 0 बोलो। और जब आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा बेटा? 0 आंसर आएगा। तो इसमें सॉल्व करने पर x भी 0 आ रहा है, y भी 0 आ रहा है। बच्चे कम मिस्टेक करते हैं, क्यों है? सॉल्व करने में लग जाते हैं। अरे बेटा क्यों सॉल्व कर रहे हो? आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना। आपके पास 0 के साथ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 0 के साथ किसी भी नंबर को 0 को डिवाइड कर देंगे, आंसर तो 0 ही आएगा। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें कि इसको सॉल्व करने में लग जाए? ठीक है ना? क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की पावर आपको डेवलप करके रखनी है। हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं। अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन में, कोई भी क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो कुछ मत करना, आप एलसीएम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना थोड़ा जरा, इजी हो जाएगा। अभी इन दोनों का एलसीएम देखो, 2 और 3 का 6 होता ना, 2 और 3 का एलसीएम 6। इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा। माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y आ जाएगा। इज इक्वल टू -2। अब अगली बार ये 6 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये इक्वेशन नंबर आपकी अब फर्स्ट हो गई। सेम काम आप यहां भी करो जरा बेटा, इधर भी एलसीएम ले लो जरा इन दोनों का। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इससे इसको डिवाइड करते हैं, 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y आ जाएगा। इज इक्वल टू 13/6। आप देखो इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है ना। डिनोमिनेटर के नंबर से डिनोमिनेटर का नंबर कैंसिल भी तो हो सकता है, क्योंकि ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा तो न्यूमरेटर में ही। तो इसका इक्वेशन बन के आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर ये हो गई सेकंड। आप इसमें एलिमिनेशन बनाना आपको आता है ना? अभी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको। इसका मतलब इस वाले को आप डू इट योरसेल्फ, अपने आप करेंगे। समझ में आ रहा है? इसे आप इस वाले क्वेश्चन को अपने आप करोगे। और इसका पार्ट नंबर फर्स्ट भी आपने मैंने छोड़ दिया है। फर्स्ट पार्ट भी आप डू इट योरसेल्फ मेथड से करेंगे, ठीक है ना? अपने आप से करेंगे। अब आपको, मुझे लगता है अब आप समझ में आ गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है? अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा फॉर्म है, सॉरी बेटा, ये फॉर्म नहीं है, फॉर्म है, फॉर्म। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एक बार करके देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अभी स्टेटमेंट के सम्स दे दिए इसने। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब ये जो स्टेटमेंट के समय इनको सॉल्व करो बोल रहा है, उनसे इक्वेशन फॉर्म करो और इक्वेशन फॉर्म करके उनको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो बोल रहा है। आप इस बात को ध्यान से समझिए बेटा, मेरी बात पहले। जब भी बोर्ड के एग्जाम में आएगा, मेथड का नेम मेंशन नहीं होता बोर्ड के पेपर में। आपसे बोलेगा सॉल्व दिस, तो आप उसमें उस वाली मेथड को लगाना जिसमें आप ज्यादा कन्वीनियंट समझते हैं अपने आप को। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है ना, उस वाली मेथड को आप लगाना, ठीक है ना? मुझे लगता है एलिमिनेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन अभी मैं करता हूं, अभी तो इसमें बोल दिया मुझे कंडीशन, एनसीईआरटी में तो कंडीशन लगी है, इसलिए मुझे इसी उससे करना पड़ेगा। जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगा तो तब वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाऊंगा, तब मैं सब में एलिमिनेशन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा आसान मेथड है। करते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26
अब आप एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आपको 2 नंबर्स गिवन है? नहीं गिवन है। नहीं गिवन है तो क्या करोगे बेटा? पुट करना पड़ेगा। अब आप इसका सॉल्यूशन जब निकालोगे तो भैया 2 नंबर्स में पुट नहीं तो लिख दो लेट द, एक चीज देखना, यहां जब भी डिफरेंस बोलेगा ना, डिफरेंस में आपको लार्जर और स्मॉलर में नंबर पुट करना है। लेट आपके पास लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। या ध्यान रखना, लार्जर नंबर एक्स, स्मॉलर नंबर वाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बोल रहा है भैया? फर्स्ट कंडीशन बोलता है द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 26। इन दो नंबरों का डिफरेंस 26 है बोल रहा है। भाई 26 जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव डिफरेंस कब आएगा? जब आप लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही बेटा आपको? क्योंकि लार्जर में से स्मॉलर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका लार्जर नंबर आपके पास x था, स्मॉलर नंबर आपके पास y था। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बन के आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर आप सेकंड कंडीशन देखें तो क्या बोल रहा है जरा देखें। बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब आप थोड़ा समझिए इसी को। वन मतलब ऐसा बोल रहा है, वन नंबर इज, इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर, ऐसा इसने बोल दिया। अब इसमें हम लगाए किसको कहां रखें? मैं आपको बहुत बेसिक चीजें समझाता हूं। देखो, अगर एक नंबर आपके पास जो है 24 होता और एक नंबर आपके पास 8 होता, भाई आप वन नंबर की जगह पर अगर आप कहीं 8 लिख देते इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर आप 24 बोलेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहां लार्जर नंबर नहीं आ सकता है, स्मॉलर नंबर आना चाहिए। क्योंकि 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को, 3 से अगर आप स्मॉलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो लार्जर नंबर के इक्वल आ सकता है। ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इसे ये वर्डिंग को समझ ले रहे हैं हम। इसमें लार्जर नंबर को मुझे लेफ्ट हैंड साइड रखना पड़ेगा। इसका ना x इज, इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम द स्मॉलर, 3 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर। स्मॉलर नंबर आपके पास क्या था बेटा? y नंबर था आपका स्मॉलर, देखो ये, और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें लैंग्वेज को थोड़ा समझ करके पढ़ना होता है बेटा। अगर आप लैंग्वेज अच्छे से समझ करके पढ़ लेंगे ना, ब्रेक करके, तो आप आराम से बहुत अच्छा बना लेंगे। स्टेटमेंट के सम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, मतलब उसको लॉजिकली भी देख करके करना है। अब देखो, इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूशन बोल रहा था, इसको पुट कर देता हूं। मैं लिख देता हूं यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखो भैया, x की जगह पर 3y रखोगे, माइनस आगे का चीटिंग करना है। मैंने बोला ना आपसे, आगे का नंबर तुम्हें चीटिंग करना है बस। 3y में से y जाएगा तो 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26/2, तो इसका मतलब तो 13 आ जाएगा। y की वैल्यू 13 आ गई। अब जरा y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर ये सेकंड में रखो ना, जल्दी बन जाएगा। पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट में रखोगे तो टाइम लगेगा, सेकंड में जल्दी बनेगा। तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, इसी को सॉल्व करेंगे तो 39 आ जाएगा। बेटा जैसे आपने पूरा सॉल्व कर दिया, बोर्ड के पेपर में अगर क्वेश्चन अगर 3 मार्कर आया होता तो आपको 3, पूरा क्वेश्चन आपका करेक्ट है, आपको 3 मार्क्स नहीं मिलता, बल्कि 2.5 ही मार्क्स मिला होता 3 मार्क्स में से। क्यों मिलता भैया 2.5 मार्क्स? क्योंकि आपने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उसने बोला फाइंड देम। किनको भैया? जो आपने नंबर पुट किया, इसका ना आपको लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर पुट कैलकुलेट करने हैं। देयरफॉर लार्जर नंबर इज इक्वल टू, आपका x था, x की वैल्यू कितनी आई है आप चेक करो ना, आपके उसमें आपका 39 x की वैल्यू आई है। स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y, y का मतलब आपका 13 आया है। जब आप इतना पूरा कर दोगे ना तो ये 2.5 मार्क्स अपने आप ही 3/3 हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही ना बेटा? इसलिए आपको हर स्टेटमेंट के सम में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसने पूछा क्या है, जो उसने पूछा है वही आंसर आपको लिख के आना है। ठीक है बेटा, कर लोगे आप इसको? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, लार्जर और स्मॉलर दो हैं। लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। आपसे लार्जर स्मॉलर बोला ना, तो इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अगर आप कंडीशन को ध्यान से देखें तो क्या बोल रहा है भैया, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा।
इस क्वेश्चन को पढ़ना समझना तभी करना। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, पहले तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं भाई? दो टाइप के एंगल अगर आपने पढ़े हो, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल, तो बहुत टाइप के होते हैं। तो जो ऐसे टू एंगल जिनका सम निकालने से कुछ होता है उसको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। भाई सप्लीमेंट्री एंगल उन एंगल्स को बोला जाता है जिन टू एंगल्स का सम 180 होता है। अगर टू एंगल्स का सम एग्जैक्ट 180 आ रहा है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। और अगर टू एंगल्स का सम अगर 90 आता है तो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसके लिए दो एंगल होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है, इसका मतलब मैं समझ गया। पहली कंडीशन में जब सप्लीमेंट्री वर्ड बोल रहा है मैं समझ गया, इसका मतलब जो दो एंगल है लार्जर और स्मॉलर, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये कितना आना चाहिए बेटा? 180 डिग्री। यही स्टेटमेंट की क्वालिटी है बेटा, जो स्टेटमेंट की ब्यूटी है यही है। जो बच्चा स्टेटमेंट के क्वेश्चन को समझ लेता ना तो बहुत अच्छा मैच कर लेगा, क्योंकि इसमें आधी चीजें तो इसी क्वेश्चन में छुपी होती है। तो इसे एक वर्ड बोला सप्लीमेंट्री, मैं समझ गया। सप्लीमेंट्री का मतलब ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 आता हो। मैंने देखा ना, एक लार्जर एंगल था एक स्मॉलर एंगल था, मैंने दो लार्जर और स्मॉल को ऐड करा और उससे 180 बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि क्वेश्चन वाले ने मुझे सप्लीमेंट्री एंगल लिखा था, मैं समझ गया था। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन देखता हूं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। आप ध्यान से मेरे उसको सुनते रहना, वीडियो को ध्यान से देखना, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं, देखना। द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसमें जो लार्जर है, लार्जर का मतलब एक्स। अब आप ध्यान से देखिएगा उसमें, द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सीड जैसे ही वर्ड आता है मेरा ब्रेन मुझे मैसेज दे देता है बेटा इक्वल टू का साइन लगाना है और थोड़ी स्पेस छोड़ करके पॉजिटिव का साइन लगाना है। ये एक्सीड आपको दो चीजें करने के लिए बोलता है, एक तो आपको इक्वल टू का साइन लगाना है और स्पेस छोड़ करके थोड़ा पॉजिटिव का साइन लगाना है। अब स्पेस के इधर और इधर क्या लिखना है वो क्वेश्चन में आगे लिखा होगा। एक्सीड्स, ये देखो आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। द स्मॉलर बाई 18, एक तरफ स्मॉलर लगाना है, एक तरफ 18 लगाना है। इधर अगर आपका स्मॉलर लगा है तो इधर 18 लगाना पड़ेगा ना। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। आपको मेरी बात समझ में आई? द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, उन सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो लार्जर एंगल है, एक्सीड वर्ड बोला था, लार्जर इधर लिखा, उसके बाद एक्सीड का मतलब इक्वल टू लिखा और थोड़ी स्पेस छोड़ करके प्लस का साइन लगा दिया। प्लेस स्पेस के इधर और इधर दो नंबर लिखने आपको आगे लिखे होंगे क्वेश्चन में। स्मॉलर बाई 18 बोला था, इधर स्मॉलर लिखा इधर 18 लिखा। कोई बोले मैं इसको 18 लिखूंगा इधर स्मॉलर लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ाता हूं आपको। अब तो बहुत इजी, अब तो आपको आता है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो। ये ऑलरेडी एक्स के टर्म में निकला है ना। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से पुट करना, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू वाई प्लस 18 रख दोगे और प्लस वाई था इज इक्वल टू 180। इस 18 को शिफ्ट करके यहां लेके चले जाना बेटा। वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 180। 18 प्लस का था वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 18 बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन में 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, टाइम भी बचाना थोड़ा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व करेंगे। 10 में से 8 गया 2, 1 कर लिया होगा आपने। 7 में से 1 गया 6 और 1, इससे इसको डिवाइड करते हैं। 81 टाइम जा रहा है। y की 81 वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लो ना। पुटिंग y is equal to 81 in इक्वेशन नंबर सेकंड। आराम से रखना सेकंड इक्वेशन में। इसका x इज इक्वल टू आपके पास y की प्लेस पर 81 प्लस 18 हो जाएगा और इसी में x की वैल्यू 99 आ जाएगी। अब आपका फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट नहीं लिखा आपने, स्टेटमेंट में आंसर लिखना पड़ेगा। फाइंड देम बोला था, देयरफॉर लार्जर एंगल इज इक्वल टू, या x आपका लार्जर एंगल था, इसका 99 लार्जर एंगल 99 एंगल की मेजरमेंट डिग्री होती है बेटा, यहां भी डिग्री लगा लेना है। 99 डिग्री स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। y का मतलब आपके पास कितना आया था बेटा? 81 डिग्री था शायद। कितना आया था? 81 डिग्री। आपसे बोला था फाइंड द लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल। देखो इन दोनों को प्लस करके देखो 180 आ रहा है। 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी इक्वल टू 1। 9 और 9 18, 180 आ रहा है। एकदम सही है क्वेश्चन हमारा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट। बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स
for ₹3800. Let us see buy 3 bat and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. आपसे बोला था एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट को आप कैलकुलेट करो। अरे पुट कर लो ना मैंने। लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹X पुट कर लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹Y। अब जरा पहली कंडीशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। भाई ये क्या कर रहा है, इसको देखेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बॉल बोल रहा है, 7 बॉल बाय कर रहा है। भैया एक बॉल को बाय करने में X रुपीज देना पड़ रहा है, 7 बॉल बाय करेंगे तो कितना रुपीज देना पड़ेगा बेटा? 7X रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 1 का पता है, 7 का निकालना तो मल्टीप्लाई करके निकलता है। ऐसे ही एक बॉल की कॉस्ट दे रखी है आपको Y, और इसने 6 बॉल खरीदी, तो 6 बॉल का मतलब 6Y पेमेंट करेगा ये। और इन दोनों को इसको पूरा मिला करके बॉल बैट का जो पैसा उसने पेमेंट किया टोटल, वो कितना पेमेंट किया बेटा? वो किया था 3800। 3800 इक्वेशन नंबर ये होगी फर्स्ट, इसको यहीं छोड़ देना। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस सी बाय 3 बॉल्स। अगर 3 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन को देखो, 3 बैट अगर खरीद रहा है तो 3X देना पड़ेगा, और उसने बॉल कितनी खरीदी बेटा? उसने 5 बॉल खरीदी, तो इसका ना 5Y देगा। और इन दोनों को सॉल्व करने पर इसका जो टोटल मनी आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 1750 इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या आप इसको सॉल्व कर दोगे? इसको आगे खुद सॉल्व करना, DIY, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मुझे आप जो है कमेंट में लिख करके बताना। देखते हैं आप कितना सही कर पा रहे हो। समझ आ रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन? ओके बेटा, आगे आप बनोगे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना आपको मैंने सिखा रखा। नेक्स्ट आप बनाओगे, आप इसी में आगे आप बनाओगे मतलब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं बेटा पार्ट नंबर 4। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For the distance of 10 km, the charge paid is ₹105. And for the journey of 15 km, the charge paid is ₹155. फिर बोला है what are the fixed charge and the charge per kilometer। ये दो चीजें आपको निकालनी, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। what are the fixed charge and charge per kilometer, मतलब 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लगा बोल रहा है वो भी निकालना है, और फिक्स चार्ज कितना लगा वो भी पूछ रहा है। तो पुट कर लो ना आप आराम से। लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹X एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर बोल रहा है, 1 किलोमीटर है इसका मतलब, पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹Y। ये आपको दो कंडीशन आपको दे रखी हैं। अब आप थोड़ा समझ करके करोगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है भैया? आप एक चीज को समझो, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है जो चार्ज है ना 10 किलोमीटर का जो चार्ज पे किया वो 105 किया, मतलब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है और चार्ज देना है ₹105 का। आप पहले समझो, कोई भी बंदा अगर 10 किलोमीटर जाएगा उसको 2 टाइप के चार्ज देने पड़ेंगे। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझो। जब भी वो अगर टैक्सी में बैठता है उसका फिक्स चार्ज तो उसको देना ही देना पड़ेगा। कहने का मतलब फिक्स चार्ज का मतलब X तो उसको देना ही देना पड़ेगा, X तो उसको देना ही देना है। उसके अलावा 1 किलोमीटर जाएगा तो Y रुपीज का पेमेंट करेगा, 2 किलोमीटर जाएगा 2Y करेगा, 7 किलोमीटर जाएगा 7Y करेगा। अगर ये 10 किलोमीटर जा रहा है तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा बेटा? 10Y। इसको 10Y पेमेंट भी करना पड़ेगा, मतलब फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, साथ में 10Y भी देगा, और इन दोनों को ऐड करके उसे ₹105 देने हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है उसको आप ध्यान दें, फिक्स प्राइस देंगे प्लस 1 किलोमीटर का Y रुपीज, तो 10 किलोमीटर का 10Y रुपीज भी पेमेंट करना पड़ेगा, और इस तरह से उसे ₹105 का पेमेंट करना पड़ेगा। ये पहली कंडीशन बोल रहा है। आप जरा सेकंड कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तब कितने किलोमीटर जा रहा है बेटा? आप क्वेश्चन को पढ़े ना, अपने जल्दबाजी नहीं करना। 15 किलोमीटर का चार्ज बोल रहा है। अगर यही 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 किलोमीटर में बदल दी जाए तो भाई आपको तब भी तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा।
फिक्स चार्ज तो आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, और यहाँ पर 10 की जगह पर 15y का पेमेंट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का y रुपीज तो 15 किलोमीटर का 15y, और इन दोनों को ऐड करने पर अब की बार जो मनी आ रहा है वो 155 है शायद। एक बार और देख लेना आप क्वेश्चन को, 155 रुपीज का पेमेंट करना पड़ रहा है। इसका नेक्स्ट जो कंडीशन आएगी वो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। अब इसे भाई एक से दूसरे में एलिमिनेशन लगाने की बात, सॉरी सब्स्टिट्यूशन लगाने की बात कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, इस किसी एक वेरिएबल में क्वेश्चन को बना लो, या पूरी x आसानी से बन रहा है, 15y को यहां शिफ्ट कर दो, 155 प्लस का 15y का माइनस का 15y बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं थोड़ी देर। जरा देखते हैं इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। पुटिंग x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले में पुट करना। x की प्लेस पर 155 माइनस 15y आ जाएगा, और प्लस का 10y आ रहा है, इज इक्वल टू 105। भैया मैथमेटिकल नंबर को मैथमेटिकल नंबर के साथ शिफ्ट कर दो ना, और इन दोनों को सॉल्व कर लो। एक प्लस एक माइनस तो माइनस कर देंगे, 15 में से जाएगा 10 तो 5y आएगा। साइन लार्जेस्ट नंबर के इन फ्रंट वाला लगाएंगे, माइनस लगेगा। वहां देखोगे आप 105 में से 155 को आपको माइनस करना पड़ेगा। अब y की वैल्यू निकालने तो इन माइनस का 5 तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, माइनस 50 आ रहा है, 50 आएगा, साइन लार्जेस्ट नंबर का लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 10 आ गई। जब y की 10 वैल्यू आएगी तो बेटा y की 10 वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो ना, जल्दी बन जाएगा। पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3, आप ढूंढना पड़ेगा खाली, ये थर्ड इक्वेशन आपने मार्क कर रखी दिखाई है, ये देखो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, और इसी को सॉल्व करें 155 माइनस 150 आ जाएगा ये, और सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा। x 5 आ रहा है, y 10 आ रहा है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले बोल रहा है what are the fixed charge and what is the charge per kilometer, इसका नहीं है, कैलकुलेट करने हैं। therefore fixed charge is equal to rupees, x का मतलब 5 and charge for पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू y, y का मतलब रुपीज 10। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इसलिए जल्दबाजी नहीं मचानी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट के सामने यही एक प्रॉब्लम है। फिर बोला हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देयरफॉर चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, अगर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो कितना चार्ज देगा बेटा। अभी अब आप तो कंडीशन समझने लगोगे, वो कितने भी किलोमीटर जाएगा उसको फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस 25 किलोमीटर का चार्ज भी देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज, तो 25 किलोमीटर का 25y। अब आप समझे मेरी बात, मतलब जब भी ये डिस्टेंस, क्योंकि इसकी कंडीशन को देख करके आप क्वेश्चन बनाओगे, कितने भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा इसको फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस जितने किलोमीटर जाएगा उतने का चार्ज 1 किलोमीटर के चार्ज से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। सॉल्व करो बेटा, x तो आपको पता चल गया आपका 5 था, प्लस 25 इंटू y की प्लेस पर 10 था, इसी को सॉल्व करेंगे 5 प्लस 25 इंटू 10 250, इसी को सॉल्व करेंगे रुपीज 255। बोला था कितना चार्ज उसको पेमेंट करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए इसको 255 रुपीज का चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया बेटा आपको? ये हमारे सिलेबस के बहुत अच्छे क्वेश्चनों में गिनती होती है इस क्वेश्चन की, आप ये समझ लो। ये टैक्सी चार्ज वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप का वैरायटी का, ये वैरायटी का क्वेश्चन हमारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में गिना जाता है। आपको समझ में आ गया, बना लोगे आप, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर आगे अगली कंडीशन बोलता है if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। find the fraction। भैया पहले फ्रैक्शन तो पता हो, हमें तो फ्रैक्शन ही नहीं पता है। पुट कर लो, let the fraction is equal to x/y। इसका मतलब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। let the fraction is equal to x/y, आपने पुट कर दिया।
अब जरा पहली कंडीशन इसकी ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं बेटा, पूरा लिख नहीं रहा हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा भैया, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है बोल रहा है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर वो 9/11 आंसर आ रहा है उसका। क्या करना है उसमें, 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है। इसका x + 2 इसका न्यूमरेटर हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर y + 2 हो जाएगा। जो आपका फ्रैक्शन था ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करना है। जब आप 2 ऐड करोगे तो ये फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल हो जाएगा बोल रहा है। अरे इसको ठीक करो ना, आप ऐसा थोड़ी करते हैं, आपको तो x और y, x + y = कांस्टेंट चाहिए। तो इसका ये काम आप कर लो, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 11x आ जाएगा प्लस ये 22 हो जाएगा। 11 से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से यहां दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 9y + 9 2 जा 18। ये ध्यान रखना, बस आपको ध्यान रखना कि दोनों को मल्टीप्लाई किया नहीं किया। कहीं पता चला 9 से y मल्टीप्लाई किया 2 छूट गया, तो ये नहीं होना है। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना अल्फाबेट के टर्म्स को सेम साइड। आप अभी तो ये सब्स्टिट्यूशन लगाना, आप एक से इक्वेशन निकालो ना। 11x = 9y + 18 - 22। अब 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, = 9y, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 आ रहा है बेटा, 1 + 1 माइनस कर देंगे, साइन लार्जेस्ट नंबर का लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 11। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ गई, क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू को x के टर्म में निकाल दिया। ये मुझसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो बोल रहा था ना, तो मैंने उसको x के से वैल्यू को निकाल दिया। अब जरा मैं कंडीशन नंबर सेकंड लगाता हूं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। इसकी सेकंड कंडीशन क्या है जरा ध्यान से पढ़ते हैं, इसी में आगे सेकंड कंडीशन दी होगी। बोल रहा है इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भैया ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, इस ओरिजिनल फ्रैक्शन का x/y का फ्रैक्शन था, इसके न्यूमरेटर में भी 3 से ऐड करो बोल रहा है, इसके डिनोमिनेटर में भी 3 को ऐड करो बोल रहा है। जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे, द फ्रैक्शन सो इट बिकम्स 5/6। ये वाला सॉल्व करने पर 5/6 बन जाता है बोल रहा है। अरे भैया फिर से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां मैथमेटिकल नंबर को इधर देखो, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा ये। अब आराम से आप सॉल्व करना, अब आप वैल्यू को रख सकते हो, x की वैल्यू, उसकी वैल्यू को रख लेना x की प्लेस पर, पुटिंग, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई आपकी। पुटिंग x = कितना आया था जरा देख लेना, ऊपर दिया है 9y - 4/11 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने, आप आराम से रखना, कोई टेंशन नहीं भाई। सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू को यहां सेकंड में रखोगे तो इसका 6 था आपके पास, लिखोगे ब्रैकेट में x की प्लेस पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपके पास, 9y - 4/11 दिखाई दे रहा है आपको, x की प्लेस पर x की वैल्यू रखनी, बाकी एज इट इज चीटिंग करना है। अभी इसको सॉल्व भी कर लेना था थोड़ा। ये 18 को बेटा शिफ्ट करके यहां लेके चले जाओगे, 18 यहां शिफ्ट करोगे तो दैट इज = 5y + 15, और वो 18 यहां से यहां जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये थोड़ा मैंने सॉल्व नहीं किया था अभी, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना, यहां लेके जाओगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब थोड़ा सॉल्व करो इसको, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54y, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24/11 इज इक्वल टू, यहां 5y आ रहा है और ये 1 + 1 माइनस, तो माइनस कर देंगे और सॉल्व करने पर ये माइनस का 3 आ रहा है। अब आप 11 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो इसका 54y - 24 इज इक्वल टू, जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ऐसा होना चाहिए था वैसे ही 5y - मैं वो लाइन का शॉर्टकट मार रहा हूं, एक लाइन की शॉर्टकट कर रहा हूं ताकि मेरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी बने। 11 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 55y आ जाएगा, 11 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? अल्फाबेट के टर्म्स को एक साथ साइड शिफ्ट कर लो, मैथमेटिकल नंबर एक तरफ शिफ्ट कर दो। इसका 54y माइनस आपके पास 55y इज इक्वल टू माइनस का 33, देखो ये वाला यहां जाएगा 24, तो प्लस का था यहां जाएगा, माइनस का था यहां जाएगा तो प्लस का 24 बन जाएगा। और इसी को सॉल्व करेंगे तो माइनस का y आ रहा है, 1 + 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन लार्जेस्ट नंबर के इनफ्रंट वाला लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा ये, तो इसका इससे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू तो 9 आ गई। y की 9 वैल्यू इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट में रख दो,
पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, तो x इज इक्वल टू y की प्लेस पर आप 9 रखोगे तो 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। इसी को सॉल्व करना, 9 9 कितना होता है बेटा 81 माइनस 4 अपॉन 11। 81 से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 77 अपॉन 11। 11 से 77 7 टाइम कैंसिल। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। फिर क्वेश्चन पर वापस चले जाओ। आपसे हर बार क्वेश्चन, जब भी आप स्टेटमेंट का सम पढ़ोगे ना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, क्या पूछा है वो आपको निकालना है। आपसे क्या पूछ रहा है, लास्ट में आपसे बोल रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, इसका जो फ्रैक्शन आएगा भैया ये ओरिजिनल क्वेश्चन पे लिखा हुआ आपने, x अपॉन y, x की प्लेस पर x की वैल्यू 7, y की प्लेस पर y की वैल्यू 9। आपसे बोला था फ्रैक्शन क्या हुआ 7 अपॉन 9 हुआ। समझ आ रहा है। अरे बहुत स्कूल में जब पढ़ाता है कई बार टीचर भी ये बात को ध्यान नहीं देता कि इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन में उसका आंसर भी लिखना चाहिए। नियम यही कहता है कि आपको क्वेश्चन को पूरा करके दिखाना है। एक्स और वाई निकालने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। उसने एक्स और वाई निकालने के लिए नहीं बोला आपसे, उसने बोला फ्रैक्शन निकालो। फ्रैक्शन तो भाई एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी है आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है आपको बेटा। ये बेसिक चीजें आपको समझनी है। अभी मैं आपको इसका पूरा वीडियो एक बना के दूंगा अभी, क्या क्या करना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में जिससे कि जो है अच्छे मार्क्स आ जाए, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, अभी लास्ट क्वेश्चन है। बोला है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. फिर बोला है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालो। बोल रहा है अरे हमें तो पता ही नहीं इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, पहले पता तो कर ले, पुट तो कर ले। लेट द दो लोग हैं इसमें जैकब और उसका सन। ठीक है ना, 2 लोग हैं इसमें, जैकब भी है और उसका सन भी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। बोला जैकब की प्रेजेंट एज आपने पुट कर दिया x ईयर्स होती माना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y ईयर्स होती। तो ये मैंने पुट कर दिया, प्रेजेंट एज दोनों की पुट कर दी, एक की x ईयर एक की y ईयर। अब पहली कंडीशन क्या है जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बोल रहा है 5 years फ्रॉम हेंस, इसका मतलब 5 years फ्रॉम हेंस बोल रहा है। मैं आपको समझाता हूं ये हेंस वर्ड के लिए क्या करते हैं। 5 years फ्रॉम हेंस बोल रहा है, तो हेंस का मतलब हेंस है, आफ्टर है। ये वर्ड जब भी यूज करता है तो इसका मतलब हमें ऐड करना होता है। हमें क्या करना पड़ता है बेटा, ऐड करना पड़ता है। हेंस यूज करेगा, आफ्टर यूज करेगा, तो इस तरह के जब भी वर्ड यूज करेगा तो इसका मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और जब भी एगो बोलेगा, बिफोर बोलेगा, तो इस तरह के वर्ड यूज करेगा तो इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। देखो ये कभी कभी वर्ड यूज करेगा एगो, कभी बोलेगा बिफोर, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ड्स को समझना आपने। ये बोला है कितने ईयर हेंस बोल रहा है भैया, ये अगर क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो 5 years हेंस बोल रहा है। इसका मतलब 5 years हेंस में जो जैकब है उसकी एज 5 years हेंस आ जाएगी x + 5, और जो सन है, सन की 5 years एज आपके पास कितनी हो जाएगी बेटा, जैकब और ये सन है, सन की 5 years हेंस एज जो है y + 5 हो जाएगी। अब उस पर कंडीशन लगानी। अब ध्यान से देखते हैं, ये हमने एज तो निकाल ली। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज 5 years हेंस वाली जैकब एज x + 5 थी। आप समझ लो ना मेरी बात,
विल बी बोल रहा है बेटा। अब देखो यहां पर जो वर्ड आते हैं, जैसे कभी कभी क्या करेगा, इज बोलेगा या आर बोलेगा, ये वर्ड यूज करेगा, कभी वॉज बोलेगा और कभी कभी विल बी बोलेगा, कभी कभी शैल बी बोलेगा, शैल बी बोलेगा। ये सारे वर्ड्स के लिए क्या मतलब है भैया, इसके लिए आपको इक्वल टू का साइन अप्लाई करना है। आपको वर्डिंग थोड़ा समझनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन को फिर मैं पढ़ता हूं। बोल रहा है द एज ऑफ जैकब, मैंने रख दी जैकब की एज, 5 ईयर एगो वाली जैकब, 5 ईयर हेंस वाली जैकब की एज रख दी मैंने। विल बी बोला था, विल बी का मतलब इक्वल टू, फिर बोला 3 टाइम्स, टाइम्स के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम बोला तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना भैया, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन की एज को मल्टीप्लाई करना है। इसका सन की एज कितनी है बेटा, y + 5। कितना टाइम लगाना पड़ रहा है मुझे एक छोटे से काम को करने में। आप देखते हो कि स्कूल का टीचर अभी तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होता तुम्हारा, ठीक है ना। तो एक एक चीज को क्लियर करना पड़ता है। जब आप एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे, मेरे वीडियो जब आप देख लोगे ना एक बार, तो आपको फिर किसी और के वीडियो पसंद भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज को डिटेल में काम करना पसंद करता हूं। अब आप आराम से सॉल्व कर लो बेटा इसको। x + 5 = 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3y + 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। इसका मतलब सारे एक ही तरफ लेके चले जाओ ना, क्योंकि आपको तो एलिमिनेशन लगानी है, सर सब्स्टिट्यूशन लगानी है। सब्स्टिट्यूशन में x की प्लेस की वैल्यू निकाल लो, 5 को शिफ्ट कर दोगे, 3y + 15 - 5, तो x = 3y + 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। छोड़ दो इसको यहीं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। जरा सेकंड कंडीशन देखते हैं, फिर वही काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा था जरा देख लेते हैं। अब इसको हटाते हैं सब, ये सब की जरूरत अब नहीं है मुझे, ठीक है ना। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसने क्वेश्चन में बोला क्या आपसे, फिर आपसे बोल रहा है 5 ईयर एगो। अब एगो बोल रहा है, एगो के लिए क्या करते हैं बताया था अभी मैंने, माइनस। एगो के लिए क्या करते हैं बेटा, माइनस। जैकब्स एज, अब जैकब की एज निकालोगे, जैकब की तो x एज थी ये, और 5 ईयर एगो निकालोगे तो x - 5 हो जाएगा। और सन की भी तो एज 5 ईयर एगो ही है, वही रिलेशन उसी में है। सन का y ईयर थी, उसकी 5 ईयर एगो एज निकालेंगे तो y - 5 हो जाएगा। अब इस पर कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या बोल रहा है जरा देखिएगा, जैकब 5 ईयर एगो, जैकब एज वॉज, जैकब की एज को यहां रखना है पहले। जैकब की एज थी x - 5, वॉज, अभी मैंने वॉज का मतलब समझाया था आपको, इक्वल टू 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम होना, 7 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 7 से मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है भैया, हिज सन से एज, उसकी 5 ईयर एगो सन की एज क्या हो जाएगी बेटा, y - 5। आप मेरी बात समझे ना बेटा। पहले जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे बेटा। रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन अगर आप समझोगे नहीं तो। आपको क्वेश्चन को एक एक समझना और एक एक चीज, छोटी छोटी चीज को ध्यान रखना है। अब आप ब्रैकेट ओपन करो जरा इसका, x, इस 5 को भी यहां शिफ्ट कर लेना है, = आपके पास 7, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अभी x 7 जो है मल्टीप्लाई करें तो 7y - 35 आ जाएगा। आप 5 को शिफ्ट कर रहे हैं तो +5 हो जाएगा। अब x की वैल्यू रखो यहां, जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को यहां रख देते हैं, ये इसको सेकंड इक्वेशन पुट कर देना है भैया। इसको पुट करेंगे तो x की प्लेस पर वैल्यू रख दोगे तो इसका x है 3y + 10 = 7y, और यहां सॉल्व कर दोगे तो -30 हो जा रहा है बेटा। ये 35 और 5 को सॉल्व करेंगे -30 हो जाएगा। y को y के साथ शिफ्ट करना और मैथमेटिकल नंबर को मैथमेटिकल के साथ, इसको यहां शिफ्ट कर दो। ये 3y अपनी प्लेस पर है, वहां से आप 7y को यहां ला रहे हो, = -30 अपनी प्लेस पर है, आप 10 को लेके जा रहे हो तो -10 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 4y आ रहा है, -4y = वहां सॉल्व करेंगे तो -40 आ रहा है। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, या 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना नीचे, तो therefore आपका y = आपके पास 40 था और इसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो y = 10 आ जाएगा। y की 10 वैल्यू आने पर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, पुटिंग y = 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। जैसे आप फर्स्ट में रखोगे x = 3 मल्टीप्लाइड बाय y की प्लेस पर 10 + 10, इसी को 30 आ रहा है, 30 + 10 हो रहा है, और इसी को सॉल्व करेंगे 40 आ जाएगा। जैसे आप ये निकाल दोगे ना x और y, फिर क्वेश्चन को पढ़ना, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा क्या पूछ रहा है।
कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो लास्ट में लिखा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है बोला। अरे यही स्टेटमेंट में लेट हटा देंगे तो निकल जाएगा, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स बोल रहा था, एक्स की प्लेस पर 40 आया, यूनिट के साथ लिखना 40 ईयर्स। ऐसे प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू वाई आया था, वाई का मतलब 10 और वो भी इसकी भी यूनिट ईयर्स। आपको बात समझ में आ रही बेटा? कोई कंफ्यूजन है आपको? मुझे नहीं लगता। अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा ना इस एक्सरसाइज के, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसमें जो वैरायटी पूछ रहा है आपको समझना है। स्टेटमेंट के सम में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो स्टेटमेंट समझ जाता है, समझो मैथ्स का बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि उसकी समझ में आ रहा है ना क्या करना है। इसमें सब लैंग्वेज में लिखा होता है, बस आपको खाली उसको मैथमेटिकल सेंस में उतारना होता है। ठीक है, आप कर लोगे बेटा? ओके। अब आपने पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। और अगर कोई परेशानी है तो उसको कमेंट में मुझे बता दो, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊं। ठीक है ना? और आपके कमेंट करने से मुझे भी अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक करोगे और लोगों को इसके साथ शेयर करोगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है, और मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बेटा।